हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना है? सुना ही होगा, ये तो हर इंडियन को पता है। पर अब आप ये बताओ कि क्या आपको पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? देखा जाए तो हमें लगता है कि ये बस एक मोटी सी बुक है जिसमें लॉज लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी डेमोक्रेसी की सोल है। और आज की वीडियो इसी सोल की है, जिसमें हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों बना और ये कैसे काम करता है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। चलो अब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे बनेगी, पावर कैसे डिवाइड होगी और सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे। मतलब ये डिसाइड करता है कि देश का सिस्टम कैसे चलेगा। आप इसे एक रूल बुक जैसा समझ सकते हो, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। ये रूल बुक बताता है कि कौन रूल करेगा, कैसे रूल करेगा और रूल करते टाइम उसकी लिमिट्स क्या होंगी। देखो, इंडिया जैसे हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर सिर्फ एक आदमी या ग्रुप के हाथ में नहीं होती, पावर डिवाइड होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि ये डिवीजन कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सिटीजन्स के बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट रहें, लॉज सबके लिए इक्वल हों। एंड आप खुद ही सोचो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती थी और सिटीजन्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियंस के पास अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, डिसीजंस बाहर से लिए जाते थे। इसलिए जब इंडिया फ्री हुआ तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंडिया का सिस्टम कैसे चलेगा। इसलिए कुछ इंडियन ग्रेट पर्सनालिटीज ने इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंपा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी थी जिसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ये रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं थे, बल्कि लॉयर्स, थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। उनका एम था एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे और सबके लिए फेयर हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल लगे। एंड इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करा, अलग अलग ओपिनियंस को सुना और हर रूल को केयरफुली डिजाइन किया गया। ये कोई जल्दबाजी में बना हुआ डॉक्यूमेंट नहीं था। इनफैक्ट इसके हर आर्टिकल के पीछे डिबेट और रीजनिंग थी। क्या आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। इसका रीजन ये है कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर्स हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन को इतना डिटेल्ड बनाना पड़ा ताकि हर सिचुएशन के लिए क्लैरिटी हो और फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जिसमें पहला है 1. फेडरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। मतलब पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, बल्कि स्टेट्स के पास भी होती है। इस पावर को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है। इससे ये इंश्योर होता है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों अपने अपने एरियाज में काम कर सकें। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होती है। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव पावर रखता है और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू काम करे। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को क्लियरली डिफाइन करता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हर ऑर्गन का अपना रोल होता है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करता है और जुडिशरी उनका इंटरप्रिटेशन करता है। इससे पावर का कॉन्सेंट्रेशन अवॉइड होता है। चौथा है फंडामेंटल राइट्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स इक्वल ट्रीट हों, फ्रीडम मेंटेन रहे और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अगर गवर्नमेंट इन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो सिटीजन कोर्ट जा सकता है। पांचवा है फंडामेंटल ड्यूटीज। सिर्फ राइट्स ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज की भी बात करता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्डियन है जो ये एंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे, लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया गया था ताकि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो उसे चैलेंज किया जा सके। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता, बल्कि पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये एंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी हो। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है। नीड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, मतलब सोसाइटी के चेंज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी अडेप्ट कर सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट बना रहता है और साथ ही साथ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट को लिमिट करता है, सिटीजन्स को एम्पावर करता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का असली पर्पस ये है कि पावर और फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाया जा सके और इसी बैलेंस की वजह से इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में फंक्शन करता है। अगर हमें अपने राइट्स चाहिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा और अगर हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना होगी। तो अब आप कमेंट्स में बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।